हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जैसे कि कुछ लोगों को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आज हम उस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। जैसे कि ये इस भर्ती लाइनमैन वाली भर्ती और कार्यालय सहायक की भर्ती में जो भूतपूर्व सैनिक के पद जो हैं, वो अगर खाली रह जाते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा पूरे नहीं भरे जाते हैं, तो उन पदों का क्या होगा? बहुत सारे लोगों के बीच में यह एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो दोस्त कुछ नहीं होना है, इसमें जो अगर भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा पूरे पद नहीं भरे जा रहे हैं, तो इसमें फ्रेशर लोग जो रहेंगे, उनके लिए फॉरवर्ड कर दिए जाएँगे। इसको अगले भर्ती प्रक्रिया के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। इसमें इसी भर्ती में इसको पूरा भर दिया जाएगा। अगर भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा नहीं भरे जा रहे हैं, तो इनको फ्रेशरों के द्वारा भर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे इनने पद बनाए हैं, जैसे जी सहायक श्रेणी ग्रेड 3 वाले पद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए 53 प्लस 23 पद जो हैं महिला के हैं, 53 पुरुषों के पद हैं। तो ऐसे जे लगभग आप देख सकते हैं 76 पद हो रहे हैं लगभग। 76 पद जो हैं सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व किए गए हैं कार्यालय सहायक ग्रेड 3 में। तो इन पदों में अगर 76 लोग लगभग भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा नहीं भरे जाते हैं, तो इनको फ्रेशर के लोगों द्वारा भर दिया जाएगा। इसमें अलग से अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाइन परिचारक के पदों में सबसे ज़्यादा इनको भूतपूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन दिया गया है। पर इससे होना कुछ नहीं है। इसमें जो है ना बहुत सारे पद खाली ही रह जाएँगे। मुश्किल से 2, 4, 5, 10 लोग भूतपूर्व सैनिक वाले आ जाएँ जो जिनको कहीं कुछ जॉब ही नहीं मिल रही हो। बाकी कोई भी भूतपूर्व सैनिक लाइन परिचारक जैसी जॉब करने नहीं आएगा। ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। लाइन परिचारक की नौकरी इतनी आसान नहीं है करना। इसमें बहुत ही समस्याएँ भी रहती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 217 पद लगभग भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व किए गए हैं। तो ये 217 पदों में से मुश्किल से 8-10 लोग भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा भरे जाएँगे। बाकी सारे फ्रेशर लोगों के द्वारा ही भरे जाने हैं। इनको अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए इनको रिजर्व कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो इनको जो है अभी इसी भर्ती प्रक्रिया में पदों को भरकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों से आप निश्चिंत रहें कि बहुत सारे पद जो हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व किए गए हैं, तो अपन को इसमें लाभ नहीं मिल पाएगा ज़्यादा। आप इससे निश्चिंत रहें, बहुत ही कम पे कट ऑफ चली जाएगी, क्योंकि लोगों के ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं। जिनके 60 प्लस नंबर हैं लगभग, वो तो अपना सिलेक्शन कन्फर्म लगभग मान के चलें, क्योंकि बहुत ही उम्मीद है 60 प्लस लोगों की फ्रेशर में भी सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आए हैं। 70 प्लस वाले लोग बहुत कम सुनने को मिल रहे हैं। 70 प्लस नंबर बहुत ही कम लोगों के आए हैं। गिने चुने लोग होंगे बहुत ही जो अपवाद होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग निश्चिंत रहें। 60 प्लस जिनके नंबर हैं वो लगभग बहुत ही चांस हैं उनके कि उनका सिलेक्शन लगभग कन्फर्म है। इसलिए अपनी उम्मीद को बनाए रखें। अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी रह गया है। बाकी इसमें कुछ और भी पॉइंट ऐसे हैं जिन पे अपन को, अगर जिनका सिलेक्शन लगभग होने को है, जिनको बहुत उम्मीद है, तो उनको कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अभी अपन को डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो है ध्यान देने योग्य है, जैसे कि ये 4.7 वाला इंस्ट्रक्शन है, इस पर ध्यान देने की बात है। अगर आपकी 60 प्लस नंबर आ रहा है और आपका सिलेक्शन होने की बहुत उम्मीद है, तो लाइन परिचारक और सुरक्षा उप निरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक हेतु आवेदकों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में योग्य पाए जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। उपरोक्त पद संवर्ग में दिव्यांगजनों हेतु विज्ञापित आरक्षित पद के विरुद्ध आगामी प्रक्रिया हेतु प्रावधानिक रूप से चयनित अभ्यर्थी को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट होगी। तो जो विकलांग लोग हैं उनको तो इसमें मतलब शारीरिक दक्षता में छूट मिल जाएगी, और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं मतलब नॉर्मल हैं उनको, तो अगर आपको बहुत उम्मीद है, आपके नंबर अच्छे आए हैं, तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण की तैयारी हल्की फुल्की कर लेनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जैसे कि निम्न दाब लाइन के खंभे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना एवं उतरना है। और दूसरा, टूल किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है। तो ये पैदल चलने वाला। और एक जो है निम्न दाब यानी एलटी लाइन के पोल पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम वजन लेकर 2 मिनट के अंदर चढ़ना और उतरना है। तो एक 10 मिनट में पैदल चलना है 1 किलोमीटर, ठीक है। 10-15-20 किलो वजन लगभग वो अपनी पीठ पे लाद देंगी, तो उसको अपन को पैदल चलना है। और दूसरा पहला जी आपका ये हो गया, खंभे पे चढ़ना है 15 किलो वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना उतरना है। तो ये तो नॉर्मली है, हो जाते हैं। फिर भी जिनको उम्मीद है अपने नंबर अच्छे आए हैं तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एकदम से ये ना रहे कि वहाँ जाके हाँफ जाएँ, परेशान हो जाएँ कि निकल नहीं रहा ये वो। क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण स्टेज है। फिजिकल आपका क्लियर होने के बाद ही आपका चयन माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण में उपस्थित होने हेतु पृथक के कोई सूचना कंपनी द्वारा प्रेषित नहीं की जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थी कंपनी की वेबसाइट पर अपना स्थान देख सकेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं दस्तावेज के सत्यापन के उपरांत ही लाइन परिचारक के प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि अगर आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण में आप पास हो गए हैं, उसके बाद ही आपको जो है लाइन परिचारक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। तो आपको अलग से इसमें सूचना नहीं दी जाएगी, वो सिर्फ आपको ऑनलाइन ही पोर्टल पर चेक करते रहना है। यहाँ भी वही लिखा है कि उम्मीदवारों को प्रावीण्य सूची के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अलग से बुलाया जाएगा। प्रावीण्य सूची के में सम्मिलित होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल नहीं होने पर अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, आराम से निकल जाना है और निकल ही जाता है। तो हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर लेना है, 1-2 बार अपन को प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाए कि हाँ हम क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट और 1-2 बिंदु ऐसे हैं जिन पे अपन को अभी ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे कि लिखा है, कार्य की प्रकृति लाइन परिचारक की नियुक्ति पर उम्मीदवार को विद्युत वितरण से संबंधित कार्य, विद्युत लाइन के निर्माण कार्य जिसमें गड्ढा खोदने, सामान की ढुलाई एवं लाइन तैयार करने एवं उपकेंद्र के निर्माण से संबंधित सभी श्रम बाध्य कार्य समय समय पर आवश्यकता अनुसार आवंटित अन्य कार्य करना होंगे। तो ये बात वो सच ही लिख रहे हैं एक प्रकार से। ये अपना जो कार्य है, मतलब लाइन परिचारक का कार्य मान के चलिए आप, बिल्कुल 4th क्लास की श्रेणी का होता है, वो 4th क्लास की ही नौकरी है। तो इसमें आप बिल्कुल ये समझ के ज्वाइन कीजिए, और कि आपको बिल्कुल लेबर के जैसे रहना पड़ेगा। आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपको कहीं अच्छी जगह मिल जाए, कोई अच्छा वर्क मिल जाए, वो आपकी किस्मत और हो सकता है थोड़ा बहुत नॉलेज और टैलेंट पे भी डिपेंड करता है। कई जगह अपना अच्छा काम भी पकड़ लेते हैं लोग, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि आपको यह सब करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो करना ही पड़ेगा। आपको अगर गड्ढा खोदना पड़े तो वो भी खोदना पड़ेगा, सामान ढोना है तो वो भी ढोना पड़ेगा, खम्भे पर चढ़ना है तो खम्भे पर भी चढ़ना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल मत सोच के जाइए कि नहीं वहाँ पर प्रोफेशनल नौकरी आपको मिलेगी। लाइन परिचारक 4th क्लास की नौकरी है, तो आप बिल्कुल पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करके चलिए कि आपको जो है खम्भे पर भी चढ़ना ही पड़ेगा। और जो जो चीज़ें इनने यहाँ पे लिखी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए वो बिल्कुल साफ साफ लिख देते हैं। आप वहाँ पर उनको कुछ नहीं बोल सकते हैं नौकरी करते समय। आपको इन सब चीज़ों में दब के ही रहना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि डेली डेली ये सब चीज़ें काम नहीं होते हैं कि गड्ढा खोदना पड़े, डेली खम्भे पे चढ़ना पड़े। लेकिन आपको अगर देखो फाल्ट हो रही है लाइन, खम्भे वम्भे पे चढ़ना तो नॉर्मली रहता है, तो खम्भे पे चढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। गड्ढा खोदने का काम तो तभी आता है जब जैसे नया पुल गाड़ना है कहीं या कुछ होना है, तो सामान ढोना और खम्भे पर चढ़ना तो नॉर्मली रहता है। ये तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा, लाइन फॉल्ट हुई आपको सुधारने के लिए चढ़ना ही है। तो आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि आप जो है खम्भे पे चढ़ सकते हैं, इस तरीके के काम कर सकते हैं, तो ही आप इस तरीके की नौकरी को ज्वाइन कीजिए। अन्यथा की स्थिति में अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल नई एज है, तो आप अगर अच्छी नौकरी पा सकते हैं आप अपनी काबिलियत को देखते हुए, तो आप इस तरीके की नौकरी को ज्वाइन मत कीजिए, हम तो यही कहेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम इस नौकरी को ज्वाइन करने के बाद दूसरी नौकरी लगा लेंगे, तो वो एक अच्छी बात है। उसमें आपको एक
अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी में भी पूरा टाइम देना पड़ेगा। ये नौकरी ऐसी नहीं है कि आप सोचो कि नहीं हम बेईमानी बदमाशी करके और काम चला लेंगे, क्योंकि ऊपर से सबका प्रेशर रहता है। आप सबसे निचले स्तर के कर्मचारी हैं, तो आप बेईमानी बदमाशी तो कर नहीं पाओगे। काम तो आपको करके देना ही है, अन्यथा की स्थिति में आपको बार बार लेटर मिलेगा, जवाब देना पड़ेगा। आप मानसिक तौर पर प्रताड़ित होते रहेंगे तो दूसरे कामों में मन भी नहीं लगेगा। इसलिए आपको यहाँ भी काम पे पूरा 100% लगभग देना पड़ेगा, लाइन परिचारक की नौकरी पर। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसमें नौकरी पर रहते हुए पढ़ाई करें, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वो सिर्फ आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। नौकरी भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं और अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो आप इस 4th क्लास की नौकरी को ज्वाइन मत करना, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं प्रशिक्षण। यहाँ पे अगर आपका चयन हो जाता है, मान के चलिए अगर आपका चयन हो गया है लाइन परिचारक में, तो आपको जो है सेवा एग्रीमेंट बॉन्ड जमा करना होगा 500 रुपये के स्टाम्प पर, ठीक है। तो इसमें 500 रुपये के स्टाम्प पर आपको एग्रीमेंट बॉन्ड जमा करना पड़ेगा। और आपको जो है सैलरी के बारे में लगभग सभी को नॉलेज है कि आपको पहली साल जो है 70% सैलरी मिलने वाली है, दूसरे साल आपको 80% और तीसरे साल आपको 90, और चौथी साल में आपको पूरी 100% सैलरी मिलेगी भाई। आप बिल्कुल सैलरी वैलरी से तो निश्चिंत ही रहें, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसमें 100% सैलरी आपको चौथी साल मिलेगी। सरकार को कोई मतलब नहीं है, उनको तो बस कम से कम पैसे देकर नौकरी करवाना है। इसलिए आप जो है इसमें बिल्कुल वो मत सोचें कि हमारी 100% हो जाएगी, बहुत जल्दी 100% नहीं होने वाली है, 4 साल से पहले, ठीक है। तो आपको जो है एक 500 रुपये वाला नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर भर के भी देना है, जो बॉन्ड बॉन्ड रहेगा आपका उस पर, ठीक है। और नोटिस की अवधि, इसमें एक ये पॉइंट भी है, अगर आप प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको आपने किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया या कुछ भी ऐसा कार्य किया, तो आपको 1 महीने का नोटिस, 1 महीने का नोटिस या नोटिस के बदले 1 महीने का परिश्रमिक, मतलब 1 महीने की सैलरी देकर बिना किसी उल्लेखित कारण एवं शर्त की सेवा को समाप्त कर सकते हैं। तो ये कंपनी का एक अधिकार रहता है उस धमकाने के लिए, ताकि आप मतलब अनुशासन में अच्छे से नौकरी करें और बढ़िया तरीके से। तो ये एक उनकी एक शर्त रहती है, तो इसको भी अपन को फॉलो करना है। अब प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको और क्या मिलेगा, प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण अवधि अनुसार आपको CL यानी आकस्मिक अवकाश मिलेगा, वैकल्पिक अवकाश यानी कि आपको ऐच्छिक अवकाश। तो देखो आकस्मिक अवकाश जो रहता है 13 CL मिलती हैं आपको, ठीक है, ये 13 CL मिलेंगी। वैकल्पिक अवकाश में आपको 3 ऐच्छिक अवकाश मिलते हैं, OL, ठीक है, ऑप्शनल लीव होती हैं जो। और आपको जो है चिकित्सा अवकाश, ठीक है, आपको जो है चिकित्सा अवकाश 10 मिलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ये 10 मेडिकल मिलेंगे। और अगर आप मेडिकल 3 दिन तक का मेडिकल लेते हैं, तो आपको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर 3 दिन से अधिक का लेते हैं, तो आपको फिर जो है डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवा के आपको देना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद आपको छुट्टी सैंक्शन हो जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि एक पॉइंट है 13 नंबर, प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको कर्तव्य और दायित्व, आपके क्या कर्तव्य हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उम्मीदवार को नियमित रिक्त पद पर पदस्थ नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए पखवाड़े के पूरा करने पर प्रशिक्षु को निर्धारित प्रारूप में एक पाक्षिक रिपोर्ट तुरंत नियंत्रण अधिकारी को जमा करनी होगी, जो उस पर विधिवत ग्रेडिंग अंकित कर उम्मीदवार के अंतिम, ये जो काम रहता है ये आपके कंट्रोल अधिकारी का काम रहता है, वो CR भरते हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपने किस तरीके से काम किया है, क्या आपके दायित्व रहे हैं, आपने सही से काम किया है या नहीं किया, आपने प्रशिक्षण लिया है सही से या नहीं लिया, वो सब CR रहती है, तो वो भरते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं रहती, आप सही से काम करें, आप अपनी ड्यूटी को करें, अधिकारियों की बात सुनें। तो ये सब 6 महीने का रहता है, प्रशिक्षण अवधि रहेगी 6 महीने की। तो आपको इस
प्रशिक्षण अवधि को बहुत तरीके से अच्छे से निकालना है, ठीक है। तो नौकरी ही है, आपको जो है हमेशा अनुशासन में ही रहकर करनी है। आप 14 नंबर पॉइंट देखेंगे। 14 नंबर पॉइंट पे लिखा है पदभार प्रशिक्षण की अवधि नीचे दी गई तालिका अनुसार होगी। प्रशिक्षण अवधि जो है, प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु गणना में नहीं लिया जाएगा। जो प्रशिक्षण अवधि रहेगी दोस्त 6 महीने की रहेगी। लाइन परिचारक की जो 6 महीने की रहेगी प्रशिक्षण अवधि, इसको जो है आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि जो रहती है, आपको हर साल को एक इंक्रीमेंट दिया जाता है जो आपकी कार्य दक्षता वेतन वृद्धि होती है, उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपका जो 6 साल मतलब वो 3 साल की जो पर्यवेक्षक अवधि रहेगी, उसमें से ये 6 महीने आपको काउंट नहीं किए जाएंगे। इसमें तुम्हारी वार्षिक वेतन वृद्धि में। तो आप मान के चलिए कि आपको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा 6 महीने के बाद से, ठीक है। 6 महीने के बाद से आपको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। और आपको 6 महीने के अंदर कितनी सैलरी मिलेगी, तो आपको देखो, एक तो 19,500 का 70% मिलेगा, 70%, ठीक है। तो 70% इसका लगभग 13,600 कुछ है, 650। तो ये 13,650 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अभी इन्होंने कहीं भी ये डिक्लेयर नहीं किया है कि आपको प्लस में डीए मिलेगा कि नहीं इसके साथ। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है कि आपको जो है प्रशिक्षण अवधि के दौरान जो है सिर्फ 70% ही मिलेगा, उसके बाद ही आपको अन्य भत्ते दिए जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि प्रशिक्षण अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद ही आपको अन्य भत्ते दिए जाएंगे। तो 6 महीने तक तो आपको 13,650 रुपये निश्चित ही मिल रहे हैं। अभी फिर बाद में जैसे हो सकता है क्लियर हो जाए कि वो क्या करने क्या वाले हैं, हो सकता है डीए भी दें, 13,600 का डीए भी दे दें। क्योंकि अभी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में जो अभी नई भर्ती हुई थी 2022-23 में, उसमें एक दो लोगों पहचान के थे, उनको तो मिल रहा था, मतलब उनको जो है डीए भी मिल रहा था, 70% बेसिक के 70% प्लस डीए भी मिल रहा था उनको। तो उनके 16-17 हज़ार रुपये उस समय स्टार्टिंग में सैलरी बन रही थी। अब इस विभाग का क्या कहना है या क्या करना है, अभी तो यहाँ पे वो इस तरीके से लिख रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो देखते हैं, 13,650 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर डीए भी मिलते हैं तो फिर डीए आपको वही 50%, अभी 53% चल हो गया है, तो 53% के हिसाब से आपको डीए मिलेगा, जब तक और बढ़ जाएगा एक आध बार। डीए तो देखो बढ़ता ही रहता है, 6 महीने में 2-3% बढ़ता रहता है। तो आपने देखा कि देखो आपको जो है 6 महीने की प्रशिक्षण अवधि रहेगी लाइन परिचारक के पद पर। कार्यालय सहायक के पद पर भी 6 महीने की ही रहेगी। कार्यालय सहायक पद की प्रशिक्षण अवधि और लाइन परिचारक पद की जो है प्रशिक्षण अवधि सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। वेतन भी लगभग सेम ही है, बस अंतर है कि ये ऑफिस के असिस्टेंट रहेंगे, ऑफिस के बाबू रहेंगे, और ये फील्ड के बाबू रहेंगे। ये फील्ड के कर्मचारी हैं और ये ऑफिस के कर्मचारी हैं, ठीक है। तो भाई लोगों, आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको किसी को भी कुछ भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने आपको बताई दी कि अगर आप लाइन परिचारक के पद पर चयनित हो जाते हैं और आपकी उम्र नई है और आपके पास अभी बहुत समय है, आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या दूसरी नौकरी पा सकते हैं। तो आप बिल्कुल बेझिझक होके या तो आप दूसरी नौकरी ही पाएँ अभी से, इसको ज्वाइन मत करें। और अगर आप और ज़्यादा काबिल हैं कि इस नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करके दूसरी नौकरी पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि आप इस नौकरी को ज्वाइन करने के बाद अगर आप नहीं पा सकते हैं दूसरी नौकरी, तो आप बिल्कुल अभी से डट कर पढ़ाई कीजिए और अच्छी नौकरी लगाइए। क्योंकि यह एक फील्ड की नौकरी है, यहाँ पर आपको जो है प्रोफेशनल नौकरी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर डेली आपको
4th क्लास जैसे काम करने पड़ेंगे, खंभे पर भी चढ़ना पड़ता है, पब्लिक से डीलिंग करनी पड़ती है, पब्लिक के पास जाके वसूली करना है। लाइन फॉल्ट हो गई है तो पता चली नेताजी का फ़ोन आ रहा है, पता चली कोई भी गाँव के किसानों का फ़ोन आ रहा है, किसी का भी, हर कोई आपको बार-बार फ़ोन लगाएगा, अधिकारी इधर से फ़ोन लगा रहा है, फ़ॉल्ट सुधरवाना है, सुधारना है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं, डेली मेंटेनेंस करना ही है। आपको फ़ॉल्ट और आपको जो भी समस्याएँ रहती हैं लाइन में, वो सब चेक कर के पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। लाइनों को चेक करना पड़ता है, कहीं कोई डिफेक्ट दिख रहा है तो उसको भी मेजर डिफेक्ट को भी आपको सुधारना पड़ता है। लाइनों में पेड़ भर रहे हैं अगर तो उनको भी काटना है। लाइन में जो है ना, पेड़ अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ट्री भी काटनी है आपको। तो ऐसे सारे काम करने पड़ते हैं। तो आप बिल्कुल ही, मेरे हिसाब से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी एज अभी कम है तो आप इस तरीके के पद में जॉइनिंग लेके अपना भविष्य बर्बाद ना करें।